एवरीवन, वेलकम टू सरल एकेडमी। और हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की तैयारी, जिसमें हम एक लेक्चर शूट कर चुके हैं। कल है आपका एग्जाम, आज हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं न्यूमेरिकल्स का। और एक और वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग आने वाला है बेटा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूरी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। मतलब प्रैक्टिस तो हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी जो जो इम्पोर्टेंट है। तो जिन्होंने भी कल का वीडियो नहीं देखा है न्यूमेरिकल वाला, और जो हमने मॉडल पेपर आंसर की डाली है उसका, तो प्लीज जाइए देखिए, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। कल पेपर है तो प्लीज अच्छे से पढ़ो ध्यान लगा के, और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ और हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं आगे के चैप्टर्स के जो बाकी बचे हुए थे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रीवियस वीडियो आपने देखा है और उनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, क्योंकि क्वेश्चन सेम के सेम आएंगे इसकी गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है आज का, मतलब 8 तक हम आ गए हैं, 7 में आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तार की वृत्ताकार कुंडली है। कुंडली मतलब ये चुंबकत्व चैप्टर से आ गया, ठीक है। तार की वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। एक और बात ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना होती है क्योंकि चुंबकत्व वाला और ये क्या बोलते हैं परिनालिका वाला जो चैप्टर है ना, उससे वो बना के ऐसे न्यूमेरिकल्स डालता ही डालता है, वो भी 2-2 नंबर में। और बड़े आसान से होते हैं, 2-2 3-3 स्टेप के सवाल, सिर्फ आपको फॉर्मूला सही लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आज के क्वेश्चन में देख लो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने ये क्वेश्चन करवाया है बहुत अच्छे से, इसलिए पूछ रही हूँ आप लोगों से। तार की वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है और इनमें 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। अगर आपको याद होगा तो ऐसा एक क्वेश्चन किया है हमने कि एक तार की वृत्ताकार कुंडली है, इस कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार में आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं और धारा की जो वैल्यू है बेटा, वो वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 0.4 एम्पियर। आई का मान दिया हुआ है 0.4 एम्पियर। और बोला है कि वृत्ताकार कुंडली में एक फेरे नहीं है, ऐसे कितने फेरे हैं, ये लिपटी हुई है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। और यहाँ पे जो फेरे हैं उन फेरों की संख्या जिसे हम कहते हैं एन, एन यानी कि फेरों की संख्या कितनी दी हुई है बेटा, 100 फेरे हैं। आपको बोला है कि कुंडली के केंद्र पर प्रत्येक की त्रिज्या, और ये जो फेरे हैं इनकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 8.0 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको मीटर में निकालनी होगी, सेंटीमीटर में दी हुई है। जो त्रिज्या है वो 8.0 सेंटीमीटर, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आप 8 सेंटीमीटर कह सकते हो। कुंडली के केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पता करना है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको दिया गया है, क्या दिया है बेटा, कुंडली में, वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि n का मान दिया हुआ है 100, त्रिज्या यानी कि r का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर 0.0। आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, मीटर में बदलने के लिए 8 गुणित 10 की घात -2 कर दोगे तो ये बन जाएगा क्या, मीटर। आगे धारा जो बह रही है वो धारा है I, और I की वैल्यू दी हुई है 0.4 एम्पियर। अब बोल रहा है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि B की वैल्यू निकालो। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता है μ0/4 पाई 2 पाई NI/R। याद आया, मैंने करवाया है ये बायो सावर्ट के नियम के बाद ही कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है या चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है B बराबर μ0/4 पाई 2 पाई NI/R। जो वैल्यू दी है सब रख दो, और जो नहीं दी है वो आपको पता होगी। क्या, ये वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। μ0/4 पाई की वैल्यू होती है बेटा 10 की घात -7 इंटू 2 है पहले से, इंटू पाई का मान होता है 3.14 इंटू एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान है बेटा 100। कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एन का मान है 100 इंटू आई का मान कितना है 0.4,
और बटे में क्या है, बटे में r है और r का मान अब भी हमने निकाला है r गुणे 10 टू द पावर -2। अब बचता है आपका काम, आप इसे सॉल्व कीजिए बहुत अच्छे से। 10 की घात -7 है। आप क्या कर सकते हैं, तो देखो 10 की घात -2 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 की घात +2 हो जाएगा। 2 से इस 4 को काटो, ये दशमलव हटाएं अगर तो दशमलव हटाने पे नीचे आ जाता है 0। फिर ये दशमलव भी हटाएं तो दशमलव हटाने पे नीचे आ जाएंगे 0। टोटल कितने जीरो हो गए, 3। यहाँ ऑलरेडी कितने हैं, 2। इन 3 जीरो में से इन 2 जीरो को घटाओगे तो कितने जीरो बचेंगे, सिर्फ 1 जीरो बचेगा। अब 1 जीरो बचेगा तो क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटाओ, इनको भी यहाँ से हटाओ, 1 शून्य बचा। इस 1 शून्य से 1 शून्य को उड़ा सकते हैं हम, उड़ा दीजिए। ठीक है, अब क्या बचा देखो, अब बचा है 2 चौ 8, 2 चौ 8। ठीक है, फिर 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्या बचा देखो ऊपर, इधर बचा है 10, इधर बचा है 10 की घात -7। -7 से कम कर सकते हैं क्या, ये 10 और ये घात में -7 है, 1 घटा दोगे तो 10 की घात कितनी बचेगी, 6। और यहाँ क्या है, 3 1 4 गुणे 10 की घात कितना हो गया बेटा, -6। आप और इसके शून्य कम करवा सकते हो, 1 शून्य 2 शून्य, 3 डिजिट है मतलब 314 है। 314 में कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। 2 जीरो चाहो तो इससे कम करवा दीजिए, क्या कीजिए, b बराबर 3 के बाद 1.4 लिखिए, 10 की घात कितनी बचेगी, -4। और तीव्रता है कौन सी, चुंबकीय क्षेत्र की, या चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका मात्रक क्या होगा, टेस्ला। काटने पीटने का जो पैटर्न है वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, हर कोई बच्चा अलग अलग तरीके से काट सकता है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों में, बस आपको प्रैक्टिस सही से करनी है। अभी भी समझ में ना आया हो तो मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, और जिसको समझ में आया आ गया वो बच्चा स्किप करके आगे बढ़ सकता है, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिस किसी को समझ में नहीं आया उसके लिए मैं एक बार और रिपीट टेलीकास्ट कर रही हूँ कि b बराबर μ0/4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10 की घात -7, इनटू में है 2, पाई की वैल्यू 3.14, एन की वैल्यू 100, ठीक है 100, आई की वैल्यू 0.4, बटे में कितना है आर की वैल्यू है 8 गुणे 10 की घात -2। अब मैं अभी दशमलव दशमलव नहीं हटा रही, ठीक है। पहले 10 की घात 2 को हम ऊपर लेके जाते हैं, 10 की घात 2 को लेके गए ऊपर, 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 3.14 जैसे का तैसा लिखो, इंटू 100 का मतलब 10 की घात 2 और -2 वाला ऊपर आएगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, इंटू में है 0.4, दशमलव हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 1 शून्य। 10 की घात 2 को हम ऊपर ले जा चुके हैं, +2 लिख दिया मैंने, और नीचे क्या है 8। ठीक है, आप काटो पीटो आसानी से काट पीट सकते हो आप, अभी भी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 10 की घात -7 पहले से था, 2 है, 2 से 4 को काटा, 8 को काटा 4 बार, 4 से ये 4 कैंसिल। और कुछ कट सकता है तो इस 10 से इस एक घात को काट देना, 10 की घात 3 बचा है, 3 घात में से 7 घात को घटा दो, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 7 है, घटाओगे तो यहाँ बचेगा -4 और इधर पहले से है 3.14, इसी को हम पलट के लिख देंगे, b बराबर 3.14 गुणे 10 की घात -4, -4 आ गया। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मात्रक होता है टेस्ला, यही होगा 100 फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। पहले जिसको समझ में नहीं आया वो अभी समझ सकता है। याद रखना, जब भी आपको कुंडली के केंद्र पर, जब आपको फेरे दिए हो कुंडली में, धारा प्रवाहित कर रहे हो, त्रिज्या दी हो या व्यास दिया हो, व्यास देगा तो आधा कर देना, त्रिज्या आपको मिल जाएगी। फेरों की संख्या जितनी भी दी हुई हो, आपको केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने को बोले तो आपको ये वाला फॉर्मूला लेना है। और अगर आपको एक समान एक लंबे धारावाही चालक से कुछ दूरी पर, मतलब इस चालक तार में धारा बह रही है और इससे कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने को बोले तो आप लिखोगे b बराबर μ0/4 पाई 2I/r। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले से करोगे तो आसानी से निकाल लोगे।
एक वो सूत्र है और दूसरा ये सूत्र है, ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना। सीधे चालक से कुछ दूरी पर निकालने को बोलेगा तो आपको ये लिखना है, रेखीय चालक से कुछ दूरी पर बोलेगा तो भी आपको यही लिखना है। एक मैं इससे करवाऊंगी भी क्वेश्चन अभी, और मैं करवा भी चुकी हूँ प्रैक्टिस पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में डाला भी है। और अगर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर बोलेगा तो आपको ये वाला लेना है। आई होप आपको क्लियर है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला टाइप हमारा चेंज है थोड़ा सा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। हाय राम, क्या दे दिया ये। नहीं ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्षैतिज तल में रखे एक सीधे लंबे तार में 50 एम्पियर धारा उत्तर से दक्षिण। पहले तो मुझे बताओ ये उत्तर दक्षिण क्या है। ऊपर वाला सिरा होता है उत्तर, नीचे वाला सिरा है दक्षिण। बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ धारा बह रही है और धारा की वैल्यू है कितनी, 50 एम्पियर। मैडम डायग्राम क्यों बनाते हो आप? बेटा डायग्राम बनाते से ना हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और हमको चीजें समझ में आ जाती है। तो या तो रफली बना लिया करो या इमेजिनरी बना के देख लिया करो, लेकिन एग्जाम में हड़बड़ी में गलती नहीं करना। अब आगे क्या बोल रहा है, तार के पूर्व में, पूर्व कौन सा होता है, ये वाला सिरा। अब तार के पूर्व में चलो, पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर, यानी कि r बराबर 2.5 मीटर दिया है इसने। इतनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, यहाँ पे कोई बिंदु मान लो जो कितनी दूरी पर है तार से, 2.5 मीटर दूरी पर है। इस बिंदु पर, बिंदु का नाम मैं P दे देती हूँ। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण मतलब V का मान कितना होगा और दिशा कैसी होगी, ये आपको निकाल के देना है। तो अब भी मैंने बताया था ना एक फॉर्मूला कि सीधा अगर चालक तार है तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है। तो ये तो हलवा सवाल है, अगर आपसे बन गया तो। और इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन आपको इसमें भी करवाए हैं प्रैक्टिस पेपर में अभी, ठीक है। तो दिया क्या क्या है बेटा, धारा दी हुई है आपको, दिया है I बराबर 50 एम्पियर, R बराबर 2.5 मीटर में ऑलरेडी दिया है, बदलने की जरूरत नहीं है। B का मान बोला है निकाल के दो, और साथ ही साथ दिशा भी बतानी है, इसकी जो डायरेक्शन है वो भी बतानी है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण, ये दोनों आपको निकाल के देने हैं। जो कि मैंने अभी बताया था, B बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 पाई एन आई कब लगता है, जब कोई वृत्ताकार कुंडली हो और फेरों की संख्या दी हुई हो। अब ये हटाओ, जब आपको सिर्फ धारा दी है तो 2i अपॉन क्या आता है बेटा, r आता है। अब याद हो गया ना, सीधे चालक के लिए, धारावाही चालक के लिए, रेखीय चालक के लिए, व्योमस्थ तार के लिए, लंबवत तार के लिए, इन सब के लिए आपको यही फॉर्मूला लेना है। अब इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू तो फिक्स है कि b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 टू द पावर -7, इनटू में है बेटा 2, इनटू में है i जिसका मान है 50 और बटे में r जिसका मान है 2.5। पॉइंट हटाओ, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब बहुत आसानी से आप काट सकते हो, 25 दूनी होता है 50, 20 दूनी होता है 40, 20 दूनी 40 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, तो 10 टू द पावर -7 है और 2 दूनी 4 यानी कि 40। एक शून्य इसका कम कर सकते हो, तो b बराबर 4 गुणे 10 की घात -6। b है तो मात्रक आएगा टेस्ला। यहाँ से आपको मात्रक भी याद होते चल रहे हैं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला। अब इसकी दिशा कैसे होगी, तो चूंकि चालक तार ऐसा लंबवत है तो इसी के समानांतर समतल में इसकी दिशा होगी, ठीक है। चालक तार के लंबवत, चालक तार के समतल के लंबवत ऊपर की ओर, धारा अगर नीचे की ओर आ रही है तो चालक तार के, ये जो चालक तार है इससे समतल के लंबवत ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, दिशा। धारा की दिशा के जस्ट विपरीत होगी बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। वैसे पूछता नहीं है लेकिन फिर भी पूछे तो याद रखिएगा
ये है धारा की दिशा, ये है चालक तार, इस चालक तार के समतल लंबवत ऊपर की ओर होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। सीधा सीधा सवाल था, चालक तार, धारा बह रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ 50 एम्पियर, इससे इतनी दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। फॉर्मूला रखा, मान रखा, काटा पीटा, जो आया एक जीरो एक्स्ट्रा था, इससे एक जीरो कम किया, 10 की घात -6, इधर है 4। यही है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जिसका मात्रक होता है टेस्ला। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं परिनालिका और स्वप्रेरकत्व वाले क्वेश्चंस पर। अगला टाइप है बेटा, एक कुंडली है, 100 हेनरी की कुंडली में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितनी ऊर्जा संचित होगी। और ये टाइप या तो ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत आसान है, सूत्र अगर आपको पता है तो बस कैलकुलेशन करने की देरी है, और अगर फॉर्मूला नहीं पता तो दिक्कत आती है। एक कुंडली है जिसका स्वप्रेरकत्व कितना दिया हुआ है, इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व यानी कि L का मान दिया हुआ है बेटा 100 हेनरी, और बोला है कि इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम, यानी कि I, जो कि है 4 एम्पियर की। अब बोल रहा है कि कुंडली में संचित ऊर्जा यानी कि U की वैल्यू बताइए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिर मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको देती हूँ। दिया है, क्या दिया हुआ है, L यानी कि कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना दिया हुआ है, 100 हेनरी। हेनरी स्वप्रेरकत्व का और अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है, याद रखिएगा। धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर, 4 एम्पियर की धारा। ऊर्जा यानी कि U जिसका मान निकालना है, फटाक से मुझे ऊर्जा का मात्रक कमेंट करके बताओ। अब चूंकि अगर कोई कुंडली है तो कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में प्रवाहित करने पर कितनी ऊर्जा संचित होगी, तो निकालना क्या है, कुंडली में संचित ऊर्जा। कुंडली में संचित ऊर्जा जो कि होती है बेटा U, और U बराबर होता है 1/2 Li²। ठीक वैसे ही जैसे 1/2 CV²। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा वाले उसमें निकाला है हमने, ठीक वैसे ही इसमें अगर हम बात करें ऊर्जा की तो U बराबर होता है, कुंडली में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 Li²। रट्टा मार के जाना ये सूत्र, कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र, U बराबर 1/2, L की वैल्यू दी हुई है बेटा 100, I की वैल्यू दी हुई है 4 का करना है स्क्वायर, 1/2 इंटू 100 इंटू 4 चौक 16, 2 से 16 को काटोगे 8 में 100 का गुणा करोगे तो 800, और मात्रक होता है जूल। तो अगर कोई कुंडली ऐसी है जिसमें स्वप्रेरकत्व है 100 हेनरी, 100 हेनरी की अगर कुंडली है और उसमें 4 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उसमें 800 जूल ऊर्जा संचित होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बना के पूछ सकता है, ध्यान से अच्छे से देख के जाना। अब इसके जैसा कॉपी पेस्ट सवाल आपको दे रही हूँ, अब भी फटाक से मुझे कमेंट करके बताना कि अगर कोई कुंडली है जिसका जो स्वप्रेरकत्व है वो 100 के बजाय 50 हेनरी कर दूं मैं, बहने वाली धारा 4 के बजाय 2 एम्पियर करूं, तो मुझे बताओ कुंडली में कितनी ऊर्जा संचित होगी। कुंडली का स्वप्रेरकत्व है 50 हेनरी, बहने वाली धारा है 2 एम्पियर, तो संचित ऊर्जा, अब कुछ चंट लोग ना अगर इसको मैंने आधा किया है तो इसको भी आधा कर देंगे, बट ऐसा नहीं है बेटा। जब हम सॉल्व करेंगे सेम फॉर्मूले में U बराबर 1/2, L का मान कितना है 50, और क्या बोलते से I का मान कितना दिया हुआ है 2 का करना है स्क्वायर, 1/2 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 से 2 कैंसिल, 50 दूनी होता है 100, तो 100 जूल ऊर्जा उस कुंडली में संचित होगी जिसका
स्वप्रेरकत्व होगा 50 हेनरी और बहने वाली धारा उसमें होगी 2 एम्पियर। तो कहाँ 800 जूल और कहाँ 100 जूल, तो दिमाग लगा के कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला रखो, काटो पीटो, कैलकुलेशन करो, फिर ही आंसर आपको करना है। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट, नहीं डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, अदरवाइज क्वेश्चन का टाइप बहुत आसान है। चलिए बेटा, अब हम कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है तो उसमें हमने स्वप्रेरण भी निकाला था और अन्योन प्रेरण भी, और अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2 मीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर व्यास वाली एक परिनालिका है। तो एक परिनालिका है, ये रही परिनालिका। परिनालिका ऐसी होती है, ठीक है, ये है परिनालिका, बना दी मैडम ने परिनालिका। अब इस परिनालिका की जो लंबाई है बेटा, लेंथ है, वो है कितनी मीटर, 2 मीटर, और इसका जो व्यास है, मतलब इसकी जो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, ये व्यास जो है 2r का मान जो है वो है कितना, 4 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसके मध्य में 1000 फेरों वाली द्वितीय परिनालिका लिपटी हुई है। परिनालिका जो है पहले, इसमें फेरों की संख्या है बेटा कितनी, 2000, ठीक है, N1 का मान दिया हुआ है 2000, और इसी से दूसरी परिनालिका लिपटी हुई है, यानी कि N2 का मान दिया हुआ है बेटा कितना, 1000 फेरों वाली परिनालिका इससे लिपटी हुई है। दोनों परिनालिकाओं के बीच में आपको अन्योन प्रेरकत्व निकालना है। परिनालिकाओं के बीच में अन्योन प्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, और कैसे करोगे, तो दिया हुआ है आपके पास एक परिनालिका है जिसकी लंबाई कितनी है, परिनालिका की लंबाई है 2 मीटर, व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, त्रिज्या सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में चेंज कीजिए तो 2 × 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा, मीटर। अब फेरों की संख्या, यानी कि N1 पहली वाली परिनालिका में फेरे हैं 2000, दूसरी वाली परिनालिका में फेरे हैं 1000, और m का मान आपको निकालने को बोला है, यही बोला है, ठीक है। हमें निकालना है परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व। क्या निकालना है, परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व ये हमें निकालना है बेटा। और अन्योन प्रेरकत्व निकालने का सूत्र होता है m बराबर म्यू नॉट N1 N2 A/L, यही होता है, m बराबर म्यू नॉट N1 N2 A/L। अब क्या करना है, m बराबर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर होता है 10⁻⁻7। म्यू नॉट की चाहिए तो 4 पाई का कर दीजिए पक्षांतर, तो म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 4 पाई और इंटू में हो जाएगा 10⁻⁻7। क्लियर, ठीक है। कैसे निकालें म्यू नॉट की वैल्यू, तो म्यू नॉट बराबर क्या होगा, म्यू नॉट बराबर होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या करना है, अब वैल्यू फाइंड पुट करनी है, कैसे, तो m बराबर म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, N1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2000, N2 की वैल्यू है 1000 के बाद a का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है परिनालिका या कुंडली का, पाई आर स्क्वायर, बटे में होगा L, और L का मान दिया हुआ है 2, L का मान दिया हुआ है 2। अब क्या करेंगे, तो अब रख दीजिए सूत्र, 4 पाई का मान 3.14, 10⁻⁻7, 2 एकम 2, और 10 की घात कितनी हो जाएगी 6, 10⁻6। अब इस 2 से इस 2 को काट देना, तो 2 तो यहाँ से हटा देना, 2 हट गया, अब बचा क्या 10⁻6 इंटू में पाई का मान 3.14, और आर का मान कितना है 2 ×
10 की घात -2, लेकिन इसका क्या है बेटा स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए अच्छे से, आसानी से, बटे वाला कट चुका है तो उसकी दिक्कत नहीं है। m बराबर 4 गुणित 3.14 गुणित 10 की घात -7 और 6 जाएगा तो सिर्फ 10 बचेगा, सिर्फ 10 है। फिर 3.14 है तो 3.14 और 3.14 इनको साथ साथ में लिख देते हैं। 3.14 यहाँ कितना बचा हुआ है 10, तो 10 को रहने दो। इनटू में कितना है 2, 2 दूनी कितना होता है 4, और 10 की घात 2 और 2 दूनी कितना होता है 4, तो माइनस का 4। अब वापस से 10 की घात -4 और एक शून्य घटा दोगे तो 10 की घात कितनी बचेगी 3। 10 की घात बची हुई है 3 और ये सारे डिजिट्स यहाँ है, ये वाला 10 पहुंचा दिए इधर। 4 चौ 16 गुणित में 3.14 गुणित में 3.14 गुणित में 10 की घात -3, यही होगा 10 की घात -3। अब जब आप इन सबको सॉल्व करोगे ना, जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे, चाहे आप दशमलव को हटा के करो या जैसे भी करो, पूरे को सॉल्व करना, गुणा करना, और गुणा करने के बाद 1 मिनट में देख लेती हूँ कितना आता है। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा बेटा 1.577, 1.577 गुणित 10 की घात -3, इतना रहेगा आंसर। और आप चाहो तो इसको लगभग में कैसे लिख सकते हो, m बराबर 1.58 गुणित 10 की घात, ये एक्चुअल में यहाँ रहेगा 15.77, एक और हटा दिया तो 10 की घात -4 और आंसर आएगा काय में हेनरी में, आंसर रहेगा काय में हेनरी में। तो कैलकुलेशन इसका एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो कोई वो नहीं है, मैं कंटिन्यू सॉल्व करवा रही हूँ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो प्लीज डोंट जज, आपको बस पैटर्न बताना है। कैलकुलेशन तो मैडम की भी उतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं है जितनी अच्छी आपकी होगी, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही है और मेरी प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी छूट गई है, पेपर मेरे नहीं है आपके हैं। चलो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, पैटर्न आपको बता दिया मैंने, किसका मान कैसे रखना है वो भी आपको वैल्यू निकाल के देनी है। अन्योन प्रेरकत्व की मात्रक आएगा हेनरी में। अब यहाँ तक पहुंचे हो और सवाल अगर अच्छे लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर करो, लाइक नहीं किया है तो लाइक करो। कल आपके हैं पेपर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चों के पेपर बहुत अच्छे जाएं, सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, अच्छा रिजल्ट आप लोग लेके आओ। आपके मम्मी पापा, भाई बहन, गुरुजन, जो भी आपके बेस्ट वेल विशर हैं, सबको बहुत खुशी दो, और हाँ खुद को भी, खुद का सेटिस्फेक्शन, खुद की खुशी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेके आऊंगी, सेम ऐसे ही अलग करें, बोर हो गए होंगे है ना। नाउ अब बारी है मेरी फेवरेट क्वेश्चन की, जो कि है किरण प्रकाश की से। किरण प्रकाश की ये पूरा चैप्टर ही मैडम का फेवरेट है। अब फेवरेट मतलब ये मत समझना कि बाकी सारे बुरे लगते हैं, नहीं बेटा, एक्चुअली इस चैप्टर से पता नहीं क्यों कुछ खास लगाव है मुझे। तो डायग्राम पहले क्यों बनाने लग गई मैं, किरण प्रकाश के नाम पे जोश और जुनून चढ़ जाता है। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ना, अगर एमपी बोर्ड की बात की जाए तो 29 और 23 दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बाकी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ एमपी बोर्ड वालों की, तो 2019 और 23 दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा। क्वेश्चन क्या है, किसी उभयोत्तल, उभयोत्तल वर्ड का मतलब भी होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। अब लेंस कौन सा है आपके सामने, लेंस है बेटा उभयोत्तल मतलब उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में आपको बोला जा रहा है कि दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 10 और 15 सेंटीमीटर है। तो पहली फलक की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, दूसरी फलक की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, यानी कि R1 बराबर 10 और R2 बराबर 15 है। आसानी से पकड़ लिया, ठीक है, अभी दिक्कत आएगी देखना। चलो, उनकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। अब ये उभयोत्तल लेंस है, तो इसकी मुख्य फोकस दूरी किधर होती है, राइट में, और राइट में अगर हम लेंगे तो इसकी फोकस दूरी जो है वो कितनी आएगी बेटा, 12 सेंटीमीटर है।
तो लेंस के कांच का मतलब ये लेंस जिस भी कांच से बना है उस कांच का अपवर्तनांक आपको पता करना है। तो इसमें सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? पहला प्रश्न, ये उत्तल, इसकी वक्रता त्रिज्या राइट में होगी और जब भी उत्तल के राइट में कुछ होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। मतलब पहली फलक की वक्रता त्रिज्या चूंकि राइट में होगी, अब ये ऐसा है तो ये इस गोले का भाग होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, तो जो पहली फलक है उसकी वक्रता त्रिज्या राइट में होगी तो ये प्लस में होगी। दूसरी वाली फलक की वक्रता त्रिज्या इस तरफ होगी लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाली वक्रता त्रिज्या माइनस में लेते हैं बेटा। काय में लेते हैं? माइनस में। R1 का मान प्लस में, R2 का मान माइनस में ले लेना और इसकी जगह अगर आपको उत्तल लेंस बोले ना, उत्तल लेंस बोले तो उत्तल लेंस में उल्टा होता है, R1 हमेशा माइनस होता है और R2 हमेशा प्लस होता है। अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो दो क्वेश्चन है आपके लिए। मुझे कांच का अपवर्तनांक कमेंट करके बताओ कितना होता है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर भी कांच का ही अपवर्तनांक निकल के आएगा। दूसरा, जो क्या बोलते से मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल की हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए किरण प्रकाश की से ही है। हाँ, वायु का बुलबुला कांच के अंदर किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस? फटाक से कमेंट करके बताना, ये आ रहा है आपके क्वेश्चन पेपर में कल। चलो, अवतल का अभी कोई काम नहीं है, हम कर रहे हैं उत्तल के लिए। क्या दिया हुआ है बेटा? दिया है उभयोत्तल लेंस की दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं, यानी कि R1 का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, R2 का मान दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, F का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और बोला है कि कांच का अपवर्तनांक बताओ। प्रकाश किरण पहले वायु में रही होगी, एयर में, एयर से कहाँ जा रही है? कांच में, तो अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष ग्लास का निकलेगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकलेगा। और चूंकि कांच का, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, जब आपके पास दो वक्रता त्रिज्याएं हो, फोकस दूरी भी हो और अपवर्तनांक निकालने को बोले, तो सबसे अच्छा जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एक सूत्र निकाला था वो होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। याद आया? ठीक है, इस क्वेश्चन से आप आसानी से अपवर्तनांक निकाल सकते हो। R1 का मान रखो, R2 का मान रखो, F का मान रखो, तो रखो 1/F का मान है 12, म्यू का मान निकालना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, माइनस में है 1, R1 का मान कितना है 10, R2 का मान कितना है 15, लेकिन माइनस का 15, ये माइनस का 15 और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, इधर है 1/12, इधर है म्यू जी -1, इधर है 1/10, माइनस और माइनस प्लस 1/15। एलसीएम लोगे दोनों का, अगर एलसीएम लेते नहीं आता तो ये मेथड अप्लाई कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 10, 3 5 15 और 5 एकम 5, 5 3 15, 15 दूनी 30, कुल मिला के ऐसी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए इजीली, तो 1/12 ए म्यू जी -1, एलसीएम लेने पर आया कितना 30, 10 से 30 को काटोगे तो 3, 3 का गुणा 1 में 3, 15 से 30 को काटोगे 2, 2 का गुणा 1 में 2, इसको मिटा देते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब क्या आएगा? इधर है बेटा 1/12, यहाँ शॉर्ट में म्यू -1 लिख सकते हैं, 3 और 2 5, 5/30 ब्रैकेट के अंदर, 5 एकम 5, 5 6 का 30, 1/12 म्यू -1 और 1/6, 1/6 का पक्षांतर करोगे बटे में है, इधर जाएगा ऊपर 6/12 म्यू -1। आप कितना बचा? तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2 म्यू -1। अभी भी कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल। क्या कीजिए, म्यू का मान निकालना है, -1 का कर दीजिए पक्षांतर, 1/2 पहले से है, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, इधर बचा म्यू, और म्यू कैसा था? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक।
अब क्या करो, 2 और इधर एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 1, 2 से इसको काटोगे तो 2 एक कम 2, 2 और 1 3, 3/2 बराबर में है ए म्यू जी, काटोगे तो 1.5 ए म्यू जी, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आएगा 1.5 और रियल में भी कांच का अपवर्तनांक 1.5 ही होता है। कांच का अपवर्तनांक चाहे वो फलकें ऐसी ऐसी क्यों ना हो 1.5 होता है, और रियल में भी पूछेगा तो अपवर्तनांक कितना होता है 1.5, वायु का अपवर्तनांक होता है 1। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये समझ में आया कैसे कैसे किए हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है किरण प्रकाशिकी से रिलेटेड। किरण प्रकाशिकी से एक क्वेश्चन करते हैं, एक करते हैं ट्रांसफार्मर के टाइप से, ताकि अगर पूछ ले तो आपसे बन जाए, कहीं आप अटको ना। ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे कैसे किए हैं? नहीं आया हो तो एक बार और देख लेना, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, वीडियो ज्यादा लंबा होता है तो आप लोग फिर देखते नहीं हो। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे से समझ के जाना और प्रैक्टिस जरूर करना, जरूर से करना। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेडियो से 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से संस्वरित हो रहा है। ठीक है, मैं एक रेडियो है जिसकी जो आवृत्ति होगी, यानी कि दिया है, क्या दिया हुआ है, न्यू1 का मान दिया हुआ है 7.5, लेकिन ये है मेगाहर्ट्ज में। इसे हर्ट्ज में बदलने के लिए 7.5 में 10⁶ का गुणा करो, ये बन जाएगा क्या, हर्ट्ज। हर्ट्ज, इट्स हर्ट्ज, इट्स हर्ट्ज। न्यू2 का मान दिया हुआ है 12 मेगाहर्ट्ज, और इसे भी हर्ट्ज में बदलने के लिए 12 × 10⁶ हर्ट्ज कीजिए। बोला है कि संगत तरंग दैर्घ्य बैंड, यानी कि इसके संगत तरंग दैर्घ्य और इसके संगत तरंग दैर्घ्य निकाल के दो। अब तरंग दैर्घ्य निकालने का फॉर्मूला होता है, चूंकि न्यू बराबर होता है c/लैम्डा, लैम्डा का कर दीजिए पक्षांतर, लैम्डा बराबर होगा c/न्यू। होगा क्या, लैम्डा बराबर क्या होगा, लैम्डा बराबर होगा c/न्यू। ठीक है, अब लैम्डा बराबर c/न्यू, लैम्डा 1 चाहिए तो c/न्यू1 करना पड़ेगा। लैम्डा 1 बराबर c की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। न्यू1 यानी कि आवृत्ति का मान दिया हुआ है 7.5 × 10⁶। दशमलव हटाओगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, 3, 9 जीरो से 6 जीरो कैंसिल, बचेंगे कितने जीरो, 3। तो लैम्डा 1 बराबर 3 × 3 जीरो लिख दीजिए, ऊपर बटे में है 75, 25 दिया 75, 25 400, 3 एक कम 3, तो लैम्डा 1 की वैल्यू आएगी 40, और तरंग दैर्घ्य की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। मीटर, तरंग दैर्घ्य मीटर प्रति सेकेंड। अब अगला लैम्डा 2 पता करना है, और लैम्डा 2 के लिए c/µ2 आएगा। लैम्डा 2 बराबर c का मान 3 × 10⁸, और न्यू2 का मान कितना है 12 × 10⁶। अब वही करो, इस 6 से इस 8 को काटो, ऊपर क्या बचेगा, 3 × 10⁻² बचेगा, यानी कि 2 शून्य है, नीचे है 12, 3 × 4 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो लैम्डा 2 हो जाएगा 25 मीटर। यानी कि जो तरंग दैर्घ्य बैंड होगा वो 40 से 25, 40 मीटर से 25 मीटर बैंड का होगा। अगर आवृत्ति इतनी है तो तरंग दैर्घ्य बैंड इतना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, इसमें जो वोल्टेज है वो 11,000 से कितने में, 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8000 है, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, 8000, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8000 है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बताइए।
क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए। 2022 में पूछा गया है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब जो वोल्टेज को कम करेगा। पहले वोल्टेज इतना था, अब वोल्टेज इसने इतना कर दिया। इस अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या बोलते इसे, पहले वोल्टेज इतना था, अब वोल्टेज इतना हो गया। पहले फेरों की संख्या इतनी है प्राथमिक कुंडली में, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बताइए। और ये पूछा गया है बेटा 2022 में, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात का सूत्र पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैंने आपको समझाया है कि NS अपॉन NP बराबर होता है VS अपॉन VP बराबर होता है IP अपॉन IS। निकाला था हमने। IP का जिक्र है ही नहीं, छोड़ो। आपके पास जो जो है उन सबकी वैल्यू रखो। NS का मान निकालने को बोला है। NP का मान है बेटा 8000, VS का मान 440 दिया है, VP का मान 11000 है। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 11 चौ 44, 8 का गुणा इधर करेंगे। NS बराबर 40 गुणित 8, NS बराबर 8 चौ 32, यानी कि द्वितीय कुंडली में 320 फेरे होंगे। बस आपको इतना याद रहना था। एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, उसमें पहले वोल्टेज 11000 था, फिर वोल्टेज हो गया 440 वोल्ट। अब जब उसमें पहले फेरों की संख्या 8000 थी, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बताइए। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8000 है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बताइए। पहले द्वितीय को रखते हैं, फिर प्राथमिक को। पहले घटा हुआ वोल्टेज, फिर प्रारंभिक वोल्टेज, जितना आया होगा उतना। NS अपॉन NP, NS का मान चाहिए, NP का आपने रख दिया। VS का मान आपके पास है, VP का मान भी है, काटा पीटा गुणा भाग किया, NS का मान आया 320। और 320 क्या होंगे, ये होंगे बेटा अपचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के फेरे, द्वितीय कुंडली के फेरे। आई होप आपको अभी तक मैंने जितना भी समझाया अब समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आज आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट सीरीज हम लेके आ रहे हैं, उसमें मैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन दूंगी आपको। जितने भी अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जाना है करके। 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, सॉरी न्यूमेरिकल टाइप जरूर आएंगे। मैं होप तो यही करूंगी कि ना आए, कुछ बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आएंगे तो प्लीज करके जाइए, क्योंकि पैटर्न है बेटा, सब कुछ पूछेगा वो, तो न्यूमेरिकल्स को थोड़े ना छोड़ेगा। एनसीईआरटी का मतलब है सब कुछ आना है, सब कुछ आना है, तो सब कुछ पढ़ के जाना है। और सब कुछ पढ़ के जाना है तो मैडम ने जितना बताया उतना पढ़ के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। उम्मीद है, मेरी आशा यही है कि इसी में से पूछ ले, लेकिन अगर कुछ अलग से आ गया तो प्लीज गाली गलौज नहीं होना। हम कोई भगवान नहीं है, हम सिर्फ एक एनालिसिस करके आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वो दे सकते हैं कि हाँ बेटा इन क्वेश्चन से आ सकता है। और बाकी तो जो होनहार बच्चे हैं, जो मतलब बहुत अच्छे से सारा कुछ पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो सब कुछ आसान है। और जो नहीं पढ़ पाए थे, वो इससे थोड़ा बहुत और करके चले जाओ। आई होप आपको इससे हेल्प मिले। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। कल के पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करके जानी है आपको, धांसू जाना चाहिए। और कमेंट करके जरूर बताना कि पेपर कैसा गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो और इंटरेस्टिंग आने वाला है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।